नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है मनीष कुमार और आज द मिक्स बॉक्स में हमारे साथ एक विशेष अतिथि आई हुई हैं जो एक मशहूर और जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। कैंसर के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये डायरेक्टर है झारखंड कैंसर हॉस्पिटल का, डॉक्टर श्वेता नारायण। नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक यू मनीष जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका पॉडकास्ट में। कुछ सवाल आपसे करेंगे जो हमारे जनता भी जाने आपके बारे में। मैम, गायनोकोलॉजिस्ट से क्यों चुन लिया आपने? ये कठिन सवाल है। एक्चुअली मेरे फादर एक डॉक्टर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी सारी ज़िंदगी सेवा में ही लगाया है और उनको देख कर के मुझे प्रेरणा थी कि डॉक्टर तो मैं बनूंगी। और मैं गायनोकोलॉजी इसलिए चुनी कि मुझे सर्जरी करना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने गायनोकोलॉजी चुना। सर्जरी तो मैम और भी फील्ड में है। मैम, इतने साल के जो आपका एक सफ़र है, उस सफ़र के बारे में तो हम बाद में जानेंगे। एक संवेदनशील सवाल होता है कि क्या कोई ऐसे पेशेंट भी आपके कनेक्शन में आए हैं जो बड़ा ही आपके लिए वो एक यादगार रहा हो, क्योंकि जिससे आप कनेक्ट हुई हों और लगा कि नहीं, मतलब आपको अंदर से जिसको एक फील होता है, ऐसी कोई घटना है आपके जीवन में? जब हम लोगों ने एक छोटा सा अस्पताल खोला था, डे केयर जिसको कहते हैं, रांची में लालपुर पे एक छोटा डे केयर खोला था, तब हमारे पास एक लड़की जिसको कैंसर था। उस समय आयुष्मान की उपलब्धि भी नहीं थी। क्या उम्र रही होगी उस लड़की की? उस लड़की की उस समय 18 साल, 16 से 18 साल उम्र रही थी। जो ग्रसित थी ओवेरियन कैंसर। जो ओवेरियन कैंसर बहुत तरह के होते हैं। जो कम उम्र के लड़कियों में होते हैं उसकी अलग से ट्रीटमेंट होती है, जो आगे की उम्र में होते हैं उसकी अलग ट्रीटमेंट होती है। तो उन्हें जर्म सेल ट्यूमर करके ओवेरियन कैंसर थी, जिसका कि हम लोगों ने इलाज किया, सर्जरी हुई। उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी थोड़ा इंस्टॉलमेंट में वो आते थे और उनका काफ़ी हम लोगों ने डिस्काउंट करके सब करके वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अच्छा, कौन से स्टेज में था, मतलब वो थी मैम? वो एक ओवरी उनका पूरा निकालना पड़ा था। ओके। तो इसको हम लोग जनरली ये ठीक होने वाली बीमारी रहती है। जर्म सेल ट्यूमर जो होती है, अगर उसका सही से इलाज किया जाए तो ये ठीक होने वाली बीमारी होती है। और वो आज भी अगर उन्हें छोटा सा भी कुछ भी हो जाता है, बुखार भी हो जाए, तो हमारे पास आ जाती है दौड़ करके। डर एक है कि कहीं ये कैंसर तो वापस नहीं आया। हाँ, एक उनके अंदर वो बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हैं, उनकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं। मैम, कैंसर पर भी आएंगे क्योंकि आप उससे जुड़ी हुई हैं। आज के दौर में महिलाओं में एक कॉमन चीज़ क्या डेवलप हो रहा है जो आपको लगता है कि ये पहले नहीं था? क्योंकि आप एक गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, बहुत आपको ये अनुभव होगा। आजकल के दौर में महिलाएं क्या, पूरी सभी लोग जो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, मोस्टली जो ओबेसिटी जो करके है, वो सारे बीमारियों का जड़ माना गया है। ओके। तो ओबेसिटी के वजह से है कि एक्सरसाइज होते नहीं हैं। जो पहले जो जिस काम के लिए हमें एक्सरसाइज करके उपलब्धि हो पाती थी, वो काम हमें घर में बैठे बैठाए मिल जाती है और अलग से कोई एक्सरसाइज करना नहीं चाहता है। तो ये कारण एक अलग बहुत बड़ी कारण है जो ओबेसिटी को बढ़ावा दे रहा है। दूसरा कारण है कि फूड अडल्ट्रेशन। आजकल के ज़माने में उतने अच्छे से फूड हमें नहीं मिल पाते हैं, स्वच्छ नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से ये माना जाता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे जीन में हो रही हैं, जिसके वजह से ये कैंसर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। एक सफ़र जो आपने शुरू किया है एज ए गायनोकोलॉजिस्ट और एक इतने बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर तक पहुंचना, कुछ आप इस बीच के जर्नी के बारे में अगर बताएं तो बहुत अच्छा हो। ये कैसा रहा ये सफ़र? बिल्कुल, जब हम लोगों ने छोटा डे केयर खोला तब तो हमें बहुत डर लगा
कि क्या हम उसमें सफलता पा पाएंगे या नहीं। हम जो हम जिस उद्देश्य से हमने खोल रहे हैं हॉस्पिटल, क्या उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं। मरीजों को एक डॉक्टर के तरफ से ट्रीट करना और एक हॉस्पिटल के तरफ से सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा करना, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ हम लोग निभा पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल था हमारे सामने। बट भगवान की कृपा से और हमारे जो जितने पेशेंट ने हम पे विश्वास किया और एक अच्छी सफलता के साथ हम लोगों ने सोचा कि एक डे केयर से बढ़ कर के आगे हम लोग एक हॉस्पिटल खोले जिसमें एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हुई, और आज हम लोग बहुत हद तक उसमें सफलता पाए हैं। तो एक डॉक्टर इसमें एक डॉक्टर होने के बाद हमें इसमें एक प्लस पॉइंट भी है कि हम एक डायरेक्टर के रूप में अच्छे से एक हॉस्पिटल को चला पा रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ही जान पाता है कि मरीजों की किन किन छोटी छोटी सुविधाओं को अगर हम उसको पूरा कर ले तो मरीज को एक बहुत कंफर्ट लेवल फील होता है। तो इसको मैं प्लस पॉइंट लेती हूँ कि मैं डॉक्टर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। एक सवाल यहाँ पर आया कि क्या हॉस्पिटल डॉक्टर का बना हुआ हो अपना और किसी का बना हुआ और डॉक्टर चलाए, दोनों में फ़र्क होता है? मतलब अगर जैसे डॉक्टर बनाते हैं तो वो पूरी आज़ादी है और कोई दबाव भी होता है, बेस्ट क्या है मैम? जहाँ पेशेंट ठीक हो जाए बेस्ट वही है। बहुत सारे आइडियाज ये बहुत मायने नहीं रखता है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। हम जो भी अस्पताल में काम कर रहे हैं, अगर वो पूरी श्रद्धा से ये काम कर रहे हैं कि मरीज का भला हो, और अगर पुअर पेशेंट आए उसको हम लोग को हेल्प करने का अगर मौका मिल पाए, और अपना काम अगर प्रोफेशनली सभी डिपार्टमेंट वाले लोग कर रहे हैं, तो ये काम काफ़ी आसान हो जाता है। आपका जो झारखंड कैंसर सेंटर है मैम, मतलब अभी तक में आपका क्या अनुभव रहा कि वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाएं, आप उस फील्ड से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर, किस तरह का एक कॉमन समस्या सबसे ज़्यादा आपके सामने आ रहा होगा? महिलाएं अपने प्रॉब्लम को सबसे लेट से अपने परिवार को भी बताती हैं। वो परिवार का ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी रहती हैं, अपने परिवार की सेवा में ही लगी रहती हैं, अपना प्रॉब्लम सबसे लेट से बताती हैं। और अगर बताती भी हैं तो मैंने ये भी पाया है कि उनके घर वाले भी बोलते हैं, ये बाहरी जो मिथ है कि नहीं ये तो होता है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, तो उसकी वजह से भी दबाई जाती हैं। दोनों प्रॉब्लम महिला खुद भी आगे आके नहीं आती हैं, और अगर कुछ आगे महिलाएं आती भी हैं तो उनको दबा दिया जाता है कि नहीं ये नॉर्मल है, तुम बेकार का टेंशन ले रही हो। लेकिन मेरा कहना है कि अगर महिलाएं को लग रहा है कि कुछ भी एबनॉर्मलिटी उनके शरीर में समझ में आ रही है तो ज़रूर से संपर्क करें, ये अपने हिचक को दूर करें और संपर्क करें। कई बार छोटी छोटी परेशानियां ही बहुत बड़े बड़े बीमारियों के लक्षण को दिखाता है, तो उसको छुपाएं नहीं और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। मतलब सबसे ज़्यादा वो हिचकती हैं बताने में, जिसकी वजह से डिले हो जा रहा है। डिले हो जाता है। ओके मैम, अभी के जो समाज में एक कॉमन चीज़ देखने में आता है, जैसे लड़के जिस तरह सिगरेट और शराब पीते हैं, लड़कियां भी अब बहुत हद तक कनेक्ट हो गई हैं। बिल्कुल। इसका एक इम्पैक्ट उनके हेल्थ पे सबसे ज़्यादा क्या पड़ रहा है? दोनों में है, लेकिन महिलाओं में। महिलाओं में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं बताऊं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड स्मोकिंग में खास करके प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, जैसे बीपी होना प्रेगनेंसी के दौरान, जल्दी डिलीवरी होना, या बेबी का ये ग्रोथ कम होना, ये सारी चीज़ें बहुत पाई जाती हैं। तो इसीलिए वो ड्यूरेशन ऑफ द स्मोकिंग बहुत मायने रखता है जब वो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। तो मैम, बीमारियों से हटकर अगर आपके बारे में दर्शक जानना चाहेंगे, आप बहुत स्मार्ट हैं, तो मैम आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे रखती हैं? ओके, मैं अपने सारी
मरीजों को जैसे भी मैं मिलती हूँ, मैं उनको प्रोत्साहित करती हूँ कि हेल्दी डाइट खाएं एंड एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि सभी के पास बहाना है कि मैं काम तो करती हूँ, बट काम जो आप करते हो वो बॉडी का यूज़ करते हो, आप बॉडी के लिए या अपना टाइम, सेल्फ टाइम के लिए क्या करते हो, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, वो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ साथ आपके बॉडी को भी ठीक रखने में मदद करती है। तो अब एक्सरसाइज को वॉट एवर द फॉर्म, कोई भी फॉर्म में, कोई भी प्रकार में, आप योगा करते हैं, आप कार्डियो करते हैं, किसी भी फॉर्म में आप उसको अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी जो हैं वो एक्सरसाइज ना करने से, ओबेसिटी बढ़ने से होती है। इसलिए मैं एक्सरसाइज को सेल्फ टाइम की तरह लेती हूँ और उसको मैं एटलीस्ट मैं पूरे 7 डेज़ में 5 to 6 डेज करने की कोशिश करती हूँ। मतलब ये पूरा हॉस्पिटल देखने से पहले या बाद में? अगर मैं पहले नहीं कर पाऊँ तो बाद में करती हूँ। पर ये करना है। बिल्कुल करना है। मैम, जैसे आपको कभी पता चलता है या आपके सामने महिलाएं आती हैं दिखाने, एक तो मैं जानना चाहूँगा कि जो कैंसर, बिल्कुल, महिलाओं में सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानेंगे या महिलाएं जाने कि कैंसर कितने तरह का कॉमन एक कैंसर है जो महिलाओं में होती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट से रिलेटेड? बिल्कुल, महिलाओं में 2 कैंसर इम्पॉर्टेंट है, ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो नंबर 1 ब्रेस्ट कैंसर, नंबर 2 सर्वाइकल कैंसर। तो जो हम बात कर रहे हैं, जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो गर्भाशय का जो कैंसर होता है वो 3 तरह के होते हैं। ओके। एक अंडकोश के कैंसर होते हैं, एक गर्भाशय का कैंसर होता है, एक गर्भाशय का मुंह का कैंसर होता है। तो जो गर्भाशय का मुंह का जो कैंसर होता है उसको हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गर्भाशय का मुंह का कैंसर था, एक समय में दुनिया में सबसे नंबर 1 माना जाता था महिलाओं में। लेकिन इसकी लगातार जांच, जिसको हम लोग स्क्रीनिंग कहते हैं, एंड वैक्सीन से दुनिया भर में जो विकसित देशों ने इसको हरा करके बहुत नीचे कर लिया है। और हमारी इंडिया में भी हमारी यही कोशिश है, और सरकार ने भी आजकल वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर दिया है, उनके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लाया है, बहुत सारे स्टेट में उनके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ गया है। और इसको हम लोग क्योंकि हराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी को हम लोग जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और इसको पूर्णतः इलाज हम लोग कर सकते हैं। जो वैक्सीनेशन के बारे में मैम आप बता रही हैं, ये जो अभी एक न्यूज़ भी जो आया है कि ये सर्वाइकल कैंसर को रोकता है, और एक इसको लेकर नेगेटिव भी चीज़ें चलाई जा रही हैं कि इसके देने से लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होंगी आगे जाके। ये क्या है, ये झूठ सच, कितना इसमें सच्चाई है मैम? जैसे मैंने पहले भी बताया कि महिलाओं को अपने चारों तरफ मिथ से दूर रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए कैसे आजकल सोशल मीडिया के दौर में आपकी बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे आएंगी, यूट्यूब पे आएगा। आपको ये समझना है कि उसके ऑथेंटिसिटी को देखना है कि अगर आपके HPV वैक्सीन के, जिसको सर्वाइकल कैंसर को HPV वैक्सीन कहते हैं, आप उसके गवर्नमेंट के साइट्स हैं, CDC गवर्नमेंट के साइट हैं, आप उस पर जाइए और उस पर सर्च करें, क्योंकि किसी एक चीज़ को लेकर के आपके बहुत सारे प्लस पॉइंट मिलेंगे और नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे। तो आपको ये सर्च करना है कि उसके ऑथेंटिसिटी को सर्च करना है कि ये सही है या नहीं है, तब डिसाइड करें। ये मेरे कहने से ठीक है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट उनको सही परामर्श दे सकती हूँ, लेकिन अपने आसपास जो लोग हैं उनके कहने से न जाएं, अपने डॉक्टर से मिलें और जो सही साइट है उस पर जा कर के देखें। ऐसी कोई बात नहीं है कि सर्वाइकल कैंसर को देने से गर्भाशय में दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। मैम, इस वैक्सीनेशन का एक स्टार्टिंग एज क्या है? मतलब जो हमारे दर्शक हैं या जो लड़कियां हैं उनको ये पता हो कि किस उम्र से दिया जा सकता है और कब तक? बिल्कुल, इस वैक्सीन को हम लोग 9 साल से ऊपर लड़कियां को स्टार्ट कर देते हैं, और अभी एडवांस वैक्सीन जो आई है उसको लड़कों में भी देते हैं। और जो लड़कियां हैं उनको 9 साल से लेकर के 15 साल तक अगर हम देते हैं तो उसमें वैक्सीन की डोज भी कम लगती है और उसकी प्रोटेक्शन भी अधिक होती है। और इससे ये फ़ायदा होता है कि इसका हमारा टारगेट होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले हम वैक्सीनेट कर दें। ओके।
ठीक है, और बाद में भी ये हो सकता है? ये बाद में भी हो सकता है विथ, अगर हम पहले वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो उसकी हमेशा जो प्रोटेक्शन लेवल हमेशा हाई होती है। बाद में भी वैक्सीन करते हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। ठीक है मैम, एक सवाल है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आती है और जब आपको ये पता चलता है कि हाँ इसे कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर या गायनोकोलॉजी से रिलेटेड कैंसर है, आप जब उनको बताती है और वो जो रिएक्शन है, कैसे उसको आप कैसे हैंडल करती है? मतलब एक तो अजीब लगता होगा ना, और क्या वो सिचुएशन कैसे हैंडल होता है मैम? सही बताएं तो हमारे लिए डेली का काम है, बट जो हमारे सामने बैठे हैं उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और उनके साथ साथ परिवार की भी ज़िंदगी बदल जाती है। कैंसर नाम ही डरावना है, लेकिन मैं उनको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैंसर नाम से नहीं डरे, क्योंकि ये आजकल नई तकनीकी इतने ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कैंसर के विभाग में कि आप उससे कई बार पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। तो मैं अपने पेशेंट को यही समझाती हूँ कि डरे नहीं, कैंसर से लड़ें। और जैसे आजकल बीमारी, जैसे मैं उनको यही समझाती हूँ कि अगर डायबिटीज़ है और आपको दवा लेनी है, ज़िंदगी भर लेनी है और इलाज करना है, उसी तरह आप कैंसर को भी समझे, अगर आपको ज़िंदगी भर उसका इलाज करना है और आप उससे इलाज पे ठीक रह सकते हैं। तो कैंसर को हम लोग क्रॉनिक डिजीज़ में मानते हैं। किस स्टेज पर ये पता चल जाता है, जैसे किसी पेशेंट के लिए किस स्टेज पे ये आपको भी पता है कि ये रिकवर हो जाएगा और वो रिकवर हो जाता है, और सामने वाले को ये आप 100% कॉन्फिडेंस से बता देती हैं कि हाँ आप ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल। जो अर्ली स्टेज 1, स्टेज 2 की जो बीमारियां हैं वो पूर्णतः ठीक हो जाती हैं। स्टेज 3 में भी मैं उनको निराश नहीं होने देती हूँ, हम उनको निराश नहीं होने देते हैं, उनको समझाते हैं कि इससे आपकी ज़िंदगी तो लाइफ काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। जो पहले आज से 10 साल पहले कैंसर मतलब ज़िंदगी ख़त्म ऐसा मानते थे, और इस बीते 10 साल में इतने ज़्यादा रिसर्च हुए हैं उस पर कि स्टेज 4 के भी कैंसर जो है ज़िंदगी ख़त्म पे नहीं आते हैं, उनकी ज़िंदगी हम लोग प्रोलॉन्ग करते हैं। मतलब खत्म नहीं होता है, पर वो स्मूथ बनाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को स्मूथ बनाते लाइफ हैं, को लाइफ को स्मूथ बनाते हैं कि दर्द ना हो, जो उनसे जो कैंसर से उनसे पीड़ा मिल रही है उसको कम कर सके और उनको लाइफ को स्मूथ करके आगे बढ़ा पाए। महिलाओं में इन सब चीज़ों को लेकर अभी भी बहुत तरह की झिझक है मैम, कोई आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है? महिलाएं सबसे पहले एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको इलाज की ज़रूरत है तो डेफिनेटली अपना इलाज कराएं। और महिलाएं अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। महिलाएं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे सोसाइटी में। तो आज से नहीं, स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही महिलाएं का बहुत बड़ा रोल हुआ है और महिलाएं चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है सारी महिलाओं को कि जो समय के साथ चले। अगर समय बोल रहा है कि अब आधुनिक तरीके आ गए हैं कि आपको ये कराना है, स्क्रीनिंग कराना है, तो अपने आप को अपडेट रखें। अगर स्क्रीनिंग करानी है तो कराएं, उसमें हिचके नहीं। और अगर छोटी से छोटी प्रॉब्लम आपको एब नॉर्मल लग रही है, नॉर्मल से कुछ भी एब नॉर्मल लग रही है, तो हिचके नहीं, अपने नज़दीकी किसी भी कंसल्टेंट से जाकर के, डॉक्टर से जाकर मिले और समझे कहीं कुछ एबनॉर्मल थिंग की ये निशानी तो नहीं है। तो अब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। एक नॉर्मल हेल्दी वुमन को क्या एक जांच और कितने समय में कराते रहना चाहिए जिससे वो अलर्ट हो, या उनको कोई भी चीज़ होने से पहले उनको पता चल जाए? एक नॉर्मल टेस्ट क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर को हम लोग बहुत पीछे छोड़ रहे हैं, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए पैप्समेयर स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, जिसको अगर हम एडवांस तरीके से करते हैं तो उसको हर एक 3 से 5 साल में ही एक बार कराना होता है। तो वो 3, और जिसकी ये कॉस्ट काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, हार्डली 1 to 2 to 3,000 लगता है 5 years में।
एक बार, ओके। तो इससे और वैक्सीन को अगर इंक्लूड कर दें तो मैं अपने महिलाओं को, जो हमारी महिलाएं जो दर्शक हैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि अगर प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, अगर प्रिवेंशन में हमारी अलर्टनेस इम्पॉर्टेंट होता है, कॉस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। और कॉस्ट प्रिवेंशन, अगर किसी को बीमारी हो गई तो उसका कॉस्ट और प्रिवेंशन का कॉस्ट जोड़े तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो इसीलिए प्रिवेंशन के ऊपर जाएं और अपना ईयरली चेकअप, तो जो अगर 40 के ऊपर हो गई हैं उनका ईयरली चेकअप तो होना ही चाहिए। और जो सेक्सुअल एक्टिविटी में आ गए हैं उनको हर एक 5 साल में अपना पैप्स में ज़रूर जांच कराना चाहिए। ओके मैम, डॉक्टर और पेशेंट वाले बहुत सवाल हुए आपसे, थोड़ा सा पर्सनल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कुमार सौरभ, बिल्कुल स्मार्ट से डॉक्टर, वो भी आपके हस्बैंड हैं और वो भी डायरेक्टर हैं झारखंड कैंसर हॉस्पिटल में। क्या ये कैंसर हॉस्पिटल, पहला सवाल तो ये है कि क्या दोनों ने एक साथ मिलकर ये शुरुआत किया कि आगे चलने का? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर कुमार सौरभ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और बिहार झारखंड को आप मिला लो तो पहले मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहे हैं। और उन्होंने झारखंड में बहुत मेहनत किया है, कैंसर क्या होता है और कैंसर का ट्रीटमेंट उपलब्ध हो सकती है झारखंड में, इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, रूट पे जाकर मेहनत किया है। क्योंकि जब हम लोग शिफ्ट हुए थे रांची तो किसी को कैंसर मतलब आपको यहाँ इलाज नहीं, संभव नहीं है झारखंड में, आपको बाहर जाना होगा। तो इसको करते करते फिर अब लोगों में जागरूकता बिल्कुल आई है कि हाँ कैंसर का इलाज संभव है। और बहुत सारे सेंटर्स भी आए हैं कैंसर को लेकर के, सरकार भी काफ़ी जागरूक हुए हैं कैंसर को लेकर के। तो इस तरह से कभी हमें अच्छा भी लगता है कि वी आर द फर्स्ट वन टू इनिशिएट दिस। तो इसके लिए कभी कभी ग्रेटफुलनेस महसूस होती है। मैम आप दोनों ये रांची में आने से पहले कहाँ थे? मैंने और उससे पहले कहाँ थे? मैंने अपनी सारी स्टडीज़ पटना पीएमसी से की है। और डॉक्टर सौरभ ने ये पहले जिपमर से किया एंड देन पटना में वो एमडी कर रहे थे, तो हम लोग साथ में मिले और उसके बाद हमारी शादी हुई। और फिर वो एक मिनट मैम, शादी हुई, मिले, शादी हुई, क्या ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? ये मैं गेस वर्क पे छोड़ देती हूँ। तो ठीक है, वहाँ मुलाकात के बाद आप लोगों का एक शादी हुई। एंड देन उसके बाद मैंने शादी के बाद अपनी गायनेकोलॉजी की पढ़ाई की और डॉक्टर सौरभ ने उसके बाद कैंसर का पढ़ाई किया। क्योंकि एमडी मेडिसिन के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है कैंसर के लिए, तो उन्होंने फिर से वो कोर्स किया। फिर जब दोनों की स्टडीज़ एक ही साथ ख़त्म हुई तो फिर हम लोग शिफ्ट हुए रांची, क्योंकि उनका मन था कि हम अपने स्टेट में ही जाकर कुछ करें। मैम हॉस्पिटल में आप दोनों लोग डायरेक्टर हैं, मतलब कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि तुमने क्यों नहीं देखा यार, ये तो तुम्हारा काम था, मैंने नहीं देखा? क्या ऐसी नोक झोंक भी होती है क्या एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप दोनों एक साथ बैठते हैं तो? कोशिश की जाती है कि ना हो। कोशिश होती है, बिल्कुल कोशिश होती है कि ना हो। हम लोगों ने हॉस्पिटल संभालने का फील्ड डिवाइड कर दिया है कि ये आप देखोगे, ये आप देखोगे। हम लोग सलाह जरूर लेते हैं एक दूसरे से जब जरूरत पड़ती है, और डेफिनेटली नोक झोंक भी होती ही है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैमिली में और कौन कौन है मैम आपके? मेरा एक बेटा है जो भी 15 साल का हो गया है। ओके। और मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। मैम ये जो हॉस्पिटल है आपका झारखंड कैंसर सेंटर, इसमें एक तो कैंसर के लिए स्पेशलाइजेशन है, इसके अलावा यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है? यहाँ हम लोगों ने कैंसर से रिलेटेड ही, मतलब कैंसर शब्द ही इतना वास्ट है कि उसके लिए ही हम लोगों ने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला है। एंड उसके साथ साथ चूँकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं गायनी के कैंसर्स एंड गायनी के पार्ट्स को यहाँ देखती हूँ।
ओके। और कैंसर रिलेटेड जैसे कोई पेशेंट आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग की, जो रिसेप्शन से उनको मिलती है और हमारे काउंसलर्स हैं उनसे मिलती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कई बार कि क्या करना है आगे। फिर उनसे मिल कर के, काउंसलर्स मिल कर के उनको कंसल्ट करते हैं कि आपको इनसे दिखाना है, क्योंकि कैंसर्स के बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे यहाँ। तो कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो सर्जन से मिलना होता है, कभी फिर मेडिकल फील्ड में मिलता है तो डॉक्टर कुमार सारों से मिलना होता है। उसके अनुसार वो कुछ टेस्ट लिखते हैं, तो हमारे यहाँ सारे लैब्स एंड पैथोलॉजी की सुविधा है, रेडियोलॉजी की सुविधा है, सारे टेस्ट होते हैं, बायोप्सी की सुविधा है। तो कैंसर किस स्टेज में है, कौन सा कैंसर है, उसकी डायग्नोसिस होती है। अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो हमारे यहाँ सर्जरी है, 2 मॉडर्न अच्छे ओटी हैं, ताकि हमारे पूरे हॉस्पिटल का यही कंसेप्ट है कि कंफर्ट लेवल मरीजों पे ध्यान दिया जाए। उनको कैंसर हमारा यही मानना है कि हमारे यहाँ जो भी मरीज आते हैं वो कुछ खुशी मनाने तो नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल, तो वो किसी तकलीफ़ में है तभी तभी वो आ आ रहे रहे हैं आपके हैं। पास। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी कंफर्ट लेवल हाई रखा जाए, और पेंट भी हमने ऐसा करा है कि उनकी मूड अच्छा हो। ऐसा नहीं कि डल टाइप का आप ऐसे ही दुखी ब्राइट। हो, और आप देख कर के भी माहौल भी ऐसा हो कि आप दुखी रहे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे जितने स्टाफ्स हैं बहुत ही सिंपैथिक वे से सभी मरीजों को डील करते हैं। डॉक्टर्स तो करते ही हैं, बट हम लगातार हम यही ट्रेनिंग करते हैं अपने सारे स्टाफ को कि आपको बहुत ही सिंपैथिक वे से ही आपको ट्रीट करना है, क्योंकि पेशेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैम, झारखंड कैंसर सेंटर को और आगे क्या इसको एक्सटेंड और कर रहे हैं आप? हाँ, हम लोग अभी हमारे यहाँ रेडिएशन हमारे यूनिट में उसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ कि हम लोग रेडिएशन भी अपना मशीन लगा रहे हैं। ओके। ताकि तीनों फैकल्टी की जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो एक साथ हो जाए। मैम, जाते जाते एक सवाल या मैसेज कि जो भी आपको महिलाएं देख रही हैं और उनको आप एक क्या ज़रूरी मैसेज देना चाहेंगी, या उनके घर वालों को, परिवार को? मेरा यही मैसेज है महिलाओं को और सारे दर्शकों को कि अपने लाइफ में अच्छी आदतों को अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल को ज़रूर अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब दोनों चीज़ें होते हैं, स्वास्थ्य, हेल्दी खाना और एक्सरसाइज को करना। तो इसको अपनाएं, और अपने अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो संकोच ना करें, उसको ज़रूर से दिखाएं। और अगर कुछ बीमारी आती है तो हिम्मत ना हारें और इलाज कराएं, क्योंकि आप पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैम की बहुत ज़रूरी बातें, आपको बहुत सारी बातें आपको अच्छी लगी, और मैम से अगर कुछ सवाल भी जानना चाहते हो, तो आप द मिक्स बॉक्स के कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को छोड़िएगा। अगर हम कोशिश करेंगे कि वो सवाल मैम तक पहुंचाए, और अगर ऐसा लगता है कि मैम आपसे कनेक्ट हो सकती हैं तो हम कनेक्ट भी करवाएंगे। इसलिए कोई भी सवाल हो तो बेहिचक आप ज़रूर पूछ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने अपना एक कीमती समय द मिक्स बॉक्स को दिया। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैम। और हम अगले एपिसोड में इसी तरह द मिक्स बॉक्स में, जैसा हम बताते हैं कि हमारे अलग अलग सेगमेंट है, तो फिर किसी खास मेहमान को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।